नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका SJR ऑब्जेक्शन चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं अभी इसमें JRFO की सीरीज चला रहा हूँ, हाउ टू मेक ए गुड रिसर्च प्रपोजल पे भी मैंने बनाया वीडियो, और अभी मैं इस पे हाउ टू पब्लिश ए नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसर्च पेपर इस पे होने वाले हैं इंटरव्यू। उसी की सीरीज में आज मैं एक थोड़ा सा 2 कदम पीछे चलते हुए आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ हाउ टू क्रैक DU, BHU, JNU एंड AU, यानी कि जो एकदम बेहतरीन यूनिवर्सिटीज इंडिया की मानी जाती हैं, जैसे हैदराबाद, जामिया, इन सब का एमए का एंट्रेंस आप कैसे क्रैक करें, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। जी हाँ, आज बात करने की कड़ी में हमारे बीच अनुराग वर्मा जी हैं, और इन्होंने इस समय इन्होंने JNU में जस्ट एडमिशन लिया है, और JNU में इनका जो है 7वां रैंक, तीसरा रैंक, कितना 8वां रैंक इनका था JNU में। और सर्वप्रथम अनुराग जी, आपको JNU में एडमिशन पाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। और अनुराग जी ने DU में भी इनका थर्ड रैंक था, और इनका कई यूनिवर्सिटियों में ऐसे इन्होंने एंट्रेंस को क्रैक किया MA के। तो हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंडिया की जो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज मानी जाती हैं, JNU से ये PG करने जा रहे हैं। तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे एक एंट्रेंस को क्रैक किया जाए। DU, AU, BHU, ये सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जो कि एक शानदार यूनिवर्सिटीज मानी जाती हैं। तो अनुराग जी, ये बताइए कि जो MA का एक एंट्रेंस होता है, इसको आप किस रूप में आप देखते हैं? जैसे एक प्राथमिक एक तरह से एक एडमिशन पाना होता है, लेकिन आप एडमिशन के साथ साथ इसकी मेरिट लिस्ट में भी आप रहे, तो कैसे इसको आप देखते हैं? मेरा मानना है कि जब मैं BA में एडमिशन लेता हूं, तब वहीं से मेरी तैयारी इसके लिए शुरू हो जाती है। जी। जब BA का सिलेबस आता है और प्रथम वर्ष छोड़ के दूसरे वर्ष में निर्धारित हो जाता है कि मुझे कौन सी सब्जेक्ट मास्टर्स के लिए लेनी है। जी। जैसे कि अलग अलग लड़के हैं, अपना अलग अलग सब्जेक्ट चुनते हैं। जैसे मैं फिलॉसफी का विद्यार्थी हूं, तो मैं फिलॉसफी चुना, कोई हिस्ट्री का है, कोई कॉमर्स का है, तो और कोई इकोनॉमिक्स का, तो अपने अपने क्षेत्र में है। तो उनका जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं उनका एक प्रोफार्मा होता है, एक सिलेबस होता है, जिसके अकॉर्डिंग उन्हें BA प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष की पूरी पढ़ाई होती है। तो अगर बच्चा उसके अकॉर्डिंग चलेगा और उसे बेहतर तरीके से काम करेगा उस पर, और अंत में थोड़ा अतिरिक्त भी इसके लिए काम करना पड़ेगा MA के लिए, तो एक स्ट्रेटेजी बना के काम करें तो फिर अच्छे से इसमें हो सकता है। और इसमें बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं कि JNU है या DU है या फिर BHU है या AU है, बहुत बड़ी बात नहीं। इसका परीक्षा बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, बस सामान्य तरीके से आप लगे रहें इस काम में। जैसे कि एक्चुअली ग्रेजुएशन में क्या होता है, ग्रेजुएशन में बच्चा ये डिसाइड नहीं कर पाता कि उसको किस सब्जेक्ट से PG करना चाहिए। वो बहुत सारी प्रॉब्लमों को फेस करता है कि किस सब्जेक्ट का एक स्कोप है, किस सब्जेक्ट में उसका भविष्य उसको अपना दिखता है। फिर वो किसी अपने सीनियर से या प्रोफेसर से बात करता है, फिर वो डिसाइड करता है कि मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से PG करना है। तो इन सारी बारीकियों से बच्चा BA में या BA थर्ड ईयर से आप, या BSc थर्ड ईयर से आप, या BCom थर्ड ईयर से आप अपने भविष्य के लिए एक निर्धारित टाइम होता है कि BA थर्ड ईयर, BCom थर्ड ईयर या BSc थर्ड ईयर, या ला करना है तो LLB के बाद। तो वहां से लड़का डिसाइड करता है कि कैसे उस अपने भविष्य को किस विषय में, किस विषय क्षेत्र में वो ले जाना चाहता है, वो ले जाए। अब तो पहले जैसे कि अनुराग जी, पहले ये व्यवस्था थी कई यूनिवर्सिटियों में कि आपका जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन था उसी सब्जेक्ट से आप PG कर सकते थे। लेकिन सरकार को और यूनिवर्सिटियों के द्वारा एक ऐसी पहल लाई गई कि आप अगर आर्ट के हैं तो आप PG साइंस से भी कर सकते हैं, आप साइंस के हैं तो आर्ट से भी PG कर सकते हैं। तो सरकार की एक बहुत अच्छी ये भी पहल रही, इससे बच्चों को होलिस्टिक रूप से डेवलपमेंट भी मिला, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी इस तरह की चीजों को बताया गया। तो कहीं ना कहीं ये भी उनके लिए एक मददगार साबित हुआ। तो जो बच्चे जैसे कि PG करना चाहते हैं, जो इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं, उनके लिए जैसे अब अनुराग जी, जैसे क्या पढ़ा जाए, जैसे ये थोड़ा सा बताइए कि जैसे आपका फिलॉसफी था, तो फिलॉसफी के लिए क्या पढ़ा जाए? जैसे आपने वहाँ पे JNU वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है JNU, तो आपका वहाँ से तीसरा रैंक था, तो इसके लिए क्या पढ़ा जाए? देखिए, फिलॉसफी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट मेरा था, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि कुछ निर्धारित बुकें होती हैं जिस पे आपको काम करना होता है। जैसे कि मैं खुद अपना बता रहा हूं कि ग्रीक फिलॉसफी की अलग पढ़ेंगे, इंडियन फिलॉसफी की अलग पढ़ेंगे, लॉजिक का अलग पढ़ेंगे, पढ़ना आपको सब है जो आपके BA के सिलेबस में है, लेकिन इसका थोड़ा स्तर ऊंचा कर लीजिए
आप। जी, जैसे कि आप एयू का सिलेबस कुछ और है बीए में और डीयू का सिलेबस कुछ और है। बिल्कुल। उनके वहाँ डीयू के बच्चे एयू के बच्चों की अपेक्षा कुछ बेहतर होते हैं, जी। क्योंकि वहाँ पे आप वहाँ पे ठीक है, कंटिन्यू 3। हाँ, तो जो डीयू के लड़के हैं और एयू के लड़के हैं या बीएचयू के लड़के, इनमें बड़ी एक बेहतरीन खाई होती है इनके आपस में, क्योंकि इनका निर्धारित है, उनके सेमेस्टर वाइज प्रक्रिया है बीए की, और यहाँ पे डिग्री वाइज प्रक्रिया है। तो यहाँ के बच्चों को या फिर कहीं के बच्चे को एक दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना जहाँ की प्रक्रिया बिल्कुल अलग हो, तो उसके लिए एक बेहतर रणनीति अपनानी पड़ेगी, जो मैंने अपनाई। लॉकडाउन का समय था, इसमें पूरा काम किया इसके ऊपर और अच्छा रिजल्ट मिला। इन सबको होते हुए भी सर आपने भी तो डीयू और क्या कहते हैं एयू और बीएचयू में भी अच्छी रैंक लाए थे आप भी। जी, मेरा एयू में 5वां या 6वां रैंक था और डीयू में मेरा 11वां रैंक था। तो वो सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो जैसे कि आपको किसी भी इंट्रेंस को निकालना, खैर सरकार के इसके लिए अनुराग जी एक पहल ये ला रही है कि होलिस्टिक रूप से सारी यूनिवर्सिटियों का जो इंट्रेंस है वो एक संस्थान को ही कराए। तो होलिस्टिक रूप से अगर वो संस्थान भी कराता है तो आपको जिस सब्जेक्ट से पीजी करना है, मुझे जो समझ में आता है कि आप बीए का सिलेबस 3 साल का आप देखिए या बीएससी का सिलेबस अपने 3 साल का देखिए। सिलेबस में भी कुछ क्लू पॉइंट होते हैं कि कुछ मेन पॉइंट होते हैं, कुछ सबऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं, कुछ और भी उसके ऐसे अपने अपने पार्ट होते हैं। हर पार्ट्स की अपनी एक उपयोगिता होती है। तो जैसे कुछ पॉइंट्स मुख्य होते हैं, तो जो पॉइंट्स मुख्य होते हैं तो उन पॉइंट्स को आप कैसे कवर करते हैं ये ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आप, मुझे लगता है कि एक प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते, जैसे बीएचयू का है, बीएचयू का आपको प्रीवियस ईयर बीएचयू का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से काम कर सकते हैं। पर लेकिन जेएनयू की समस्या यह थी कि अभी 2 ही बार ये एमसीक्यू टाइप के प्रश्नोत्तर पे काम किया। इसके पहले एक्चुअली उसका डिस्क्रिप्टिव था, तो उसके लिए समस्या है। पर लेकिन आगे बहुत सारी सुविधाएं होंगी, आप काम करेंगे अगर बीएचयू के बेस पे ही काम करे या एयू के। ऐसा नहीं कि यहाँ का प्रश्न पत्र कोई दमदार नहीं होता या वहाँ के लेवल का नहीं होता। बस ये है कि थोड़ा इसके प्रो लेवल पे काम करना है। जैसे एक्चुअली बीएचयू जो जेएनयू का पैटर्न था, मैंने जेएनयू का भी दिया था, लेकिन उसमें क्या था कि जेएनयू के उसमें हुआ नहीं था एक्चुअली मेरा, क्योंकि जेएनयू का जो पैटर्न है वो जब थ्योरेटिकल में पूछते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो पढ़ाए रहते हैं, अगर उनकी बात आप लिखते हैं, वो जो पढ़ाना चाहते हैं रियल चीज, वो अगर वो बात आप लिखते थे तो सिलेक्शन होता था। जो पूर्वांचल के बच्चे थे अनुराग जी, तो पूर्वांचल के बच्चों का सिलेक्शन वहां पे नहीं होता था। हाँ, इसका कारण लेकिन एमसीक्यू आने से इन द सेंस बहुत सारे बच्चों का, इसमें आप देख सकते हैं एक लंबी सीरीज है बच्चों की। अगर मैं केवल यह में इंट्रेंस पे ही सीरीज चलाऊं तो कम से कम 100 बच्चों का जो पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, तो 100 बच्चे केवल वहां पे कर। लेकिन मैं आपको इसी एक वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि ये आपको जेएनयू, बीएचयू, डीयू इन सबके इंट्रेंस को आप कैसे एक साधारण वे में कैसे आप चल के निकाल सकते हैं, इस पे हम एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं। चाहे वो साइंस के हों, चाहे आर्ट्स के हों। इसके पहले प्रॉब्लम थी, जब आपको थ्योरेटिकल वे में लिखना था तो आप अपना जो आइडिया लिखते थे तो आप अपने वे में लिखते थे, लेकिन अब आप वहां चले गए तो आपको आइडिया उनके वे में लिखना है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? आइडिया एक्चुअली रीजन यही है कि पहले पूर्वांचल के या फिर अदर जो भी इधर क्या कहते हैं यूपी बिहार के बच्चे कम होते थे, उनका एडमिशन नहीं हो पाता। लेकिन इस बार का रिजल्ट है कि 31 सीटों पिछले 2 बार से जब से इन्होंने एमसीक्यू वाला, तो यहाँ पे बीएचयू और एयू का 20 मतलब ये मानिए 60% का वो है। 60% यहाँ के लड़के हैं। अच्छा, यूपी बिहार के 60% के लड़के हैं और डीयू या अदर यूनिवर्सिटियों के लड़कियों का परसेंट वही 40-30 है, और अदर भी हैं, एक आध कश्मीर से भी हैं। तो ये मैं जेएनयू का बता रहा हूँ। बाकी क्योंकि डीयू में सीटें ज्यादा होती हैं तो वहाँ पे आप आराम से कर सकते हो, उसमें सिलेक्शन हमेशा होता है एयू का। लेकिन जेएनयू में सीटें बहुत प्रॉपर वे में होती है। किसी सब्जेक्ट में 20 सीट है, किसी सब्जेक्ट में 30 सीट है, किसी सब्जेक्ट में 40 सीट है। ऐसे जेएनयू का नॉर्मल क्राइटेरिया है और जेएनयू की अपनी सुविधाएं हैं। जेएनयू की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो आपको परास्नातक करने के दौरान ही कुछ पेमेंट देती है। अनुराग जी वहां से कर रहे हैं, कुछ आपको पेमेंट मिला? अभी नहीं मिला है, क्योंकि ये पेमेंट एमसीएम की है और ये पेमेंट उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो हॉस्टल में आ गए हैं।
अच्छा, ये MCM में, तो उन्हीं को मिलेगा। और इसकी तैयारी के लिए या कोई भी यूनिवर्सिटी हो ना, JNU, DU या AU या क्या कहते हैं BHU, इन सबका अपना व्यक्तिगत मापदंड होता है किस पे काम करना है हमको। इसके लिए कोई ये नहीं है कि कोई जादू है या कुछ है कि आप अजूबा है कि आप उसको पकड़ेंगे और काम कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। कोई अजूबा नहीं है, बस आपको अपने मतलब ये भी इसमें कहने का एक चीज समझ में आ रहा है कि जो बच्चे यूपी और बिहार से हैं, जो JNU का सपना देखते थे वो नहीं कर पाते थे, तो कहीं ना कहीं MCQ आने से वो सपने और दरवाजे खुल गए हैं। कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज बैरियर भी यूपी और बिहार के बच्चों को ये भी था, एक बहुत बड़ा माध्यम, एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। एक्चुअली पिछले 2 सालों से मैं देख रहा हूँ कि पूर्वांचल के बच्चों का या यूपी बिहार के बच्चों का काफी सिलेक्शन हो रहा है JNU में, स्पेशली JNU में हो रहा है। और JNU का भी एक गार्ड का भी वहां पे खुद सिलेक्शन हुआ था, तो वो भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनी थी। तो हम लोग के कहने का मतलब ये है कि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चले, जो आपका BA है, पहले आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चुने कि आपको किस सब्जेक्ट से PG करना है। फिर आप ये भी देख सकते हैं, इंटरेस्ट लोग इस तरह से पैदा करते हैं कि उसमें कैरियर की कितनी संभावना है। तो कि मेरा ही था जब मैं BA कर रहा था, तो एक्चुअली सेकेंड ईयर में मेरा ज्योग्राफी और ये क्या कह रहे हैं, ज्योग्राफी और फिलॉसफी में बड़ा सा वो होता था कि कौन सा लें कौन सा ना लें। तो हमेशा हम सोचते थे कि ज्योग्राफी से ही करें, क्योंकि इसका बहुत सारा स्कोप है और बहुत सारे क्षेत्रों में जाने के मिलेगा। लेकिन फिलॉसफी का क्षेत्र बहुत लिमिटेड है। लेकिन जो लोग फिलॉसफी के हैं या अदर के हैं, तो कोई भी सब्जेक्ट कमजोर नहीं है, हर क्षेत्र में उसका अपनी उपयोगिता है। आप काम करने का ऐसा बहुत सारे लड़के हैं जिनको बहुत सारे क्षेत्रों में से साइंस के हैं, तो वो आर्ट्स में आना चाह रहे हैं, आर्ट्स वाले साइंस में जाना चाह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे IIT जाना चाह रहे हैं। तो कई सारी सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं, उनको भी IIT में जोड़ दिया गया है। और एक मेरी ये है कि बच्चे हमेशा इस बात से डरते हैं कि लैंग्वेज JNU का या DU का बोलेंगे कि मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम को, इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की नहीं है ज़रूरत। जो आप पढ़े हैं अच्छे से पढ़िए, लैंग्वेज का कोई मामला नहीं है। एक बार इंग्लिश से पढ़ लीजिए, इंग्लिश से थोड़ा सा JNU अगर आपको जाना है तो JNU के लिए एक बात ये बताऊं कि आप कम से कम अपने बेसिक इंग्लिश पे आप काम करना अभी से शुरू कर दें। अगर आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हो, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर, तो आप अपने बेसिक को थोड़ा सा स्ट्रांग करिए, ताकि वो लैंग्वेज में आपकी क्या बात पूछ रहे हैं, वो क्या आपसे जानना चाहते हैं, उतना आप समझ पाए। और जो क्वेश्चन, जो MCQ की लैंग्वेज होती है, वो बहुत लीजी लैंग्वेज होती है। बस अगर आप उस सब्जेक्ट से काम किए हैं, उस सब्जेक्ट को आपने 3 साल थोड़ा सा भी मन से पढ़ा है, तो आप चीजों को बहुत अच्छी से कवर कर सकते हैं। और ये है कि ऐसा ग्रेजुएशन का जो भी सिलेबस होगा, तो कोई भी सिलेबस एक पॉइंट छोड़ने वाला नहीं। चाहे ये कहें कि BA फर्स्ट ईयर का नहीं आएगा, तो ऐसा मत समझिए। हर एक पोर्शन, हर एक सब पोर्शन सब उपयोगी है इन परीक्षाओं के लिए। और ये परीक्षा सिर्फ MA तक ही नहीं है, क्योंकि MA के जस्ट बाद ही हमें JRF, नेट, इन सारी चीज़ों की परीक्षाएं देनी होती हैं। तो अगर हम बेस से बेहतर यहाँ काम किए रहेंगे, जो परीक्षा ये निकाल लेंगे, तो आगे हमें उसके लिए कम मेहनत करना, सिर्फ रिवीजन करना होगा। तो ये बहुत एक उपयोगी काम हो जाएगा इस पे, रिवीजन। हाँ, रिवीजन पे। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं हिस्ट्री बहुत टफ होती है, इससे नहीं निकलते, इंग्लिश कहते हैं इससे नेट ही निकाल दे तो बहुत बड़ी बात होती है, या JRF का क्या कहते हैं कि रिजल्ट का जो वो होता है, कटाव बहुत ज्यादा ऊपर जाता है फिलोसफी का। तो अदर अलग अलग सब्जेक्टों का अलग अलग क्राइटेरिया हो जाता है। तो इस पे बहुत डरने की बात नहीं, काम आप अभी से जब करेंगे तो आपके लिए फायदा। क्योंकि कोई MA करता है ना सर, तो हाँ, तो वो ये सोच के करता है कि मुझे इस पे JRF UGC देना। बिल्कुल, अनुराग जी ने जो बहुत अच्छी बात बताई, जैसे कि इन्होंने क्या कहा कि जब आप परास्नातक करना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में एक चीज हो जाता है कि आपको UGC नेट JRF भी देना है। और अगर आप UPSC माइंडेड हैं, तो भी आपको उसमें एक डीप नॉलेज चाहिए होता है। तो उसके लिए आप अगर ग्रेजुएशन में काम करते आ रहे हैं, एरिया आप अपने इंटरेस्ट में काम करते आ रहे हैं, मेन पॉइंट पे काम करते आ रहे हैं, उसके सब ऑर्डिनेट्स वाले पॉइंट्स पे काम करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक उपयोगी होगा। ये तो है। तो इस तरह से होलिस्टिक रूप से हमने बताया। अगर आपकी कोई क्वेरी हो कि तो चाहे जामिया हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे BHU हो, कोई भी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, तेलंगाना यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आंध्रा की, कर्नाटका की, तो हम बस ये आपको मूल पॉइंट्स बता रहे हैं कि कैसे वहाँ के परास्नातक के एग्जाम को क्रैक किया जाए। हम इस पे होलिस्टिक रूप से, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, किसी भी सब्जेक्ट से आपको चीजें ना समझ में आ रही हो, तो कमेंट करके हमको आप बता सकते हैं कि आपको कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया, क्या आप जानना चाहते हैं, तो उसको हम आपको जवाब में रिप्लाई देंगे। नमस्कार, चैनल पे बने रहिए। दर्शकों से निवेदन है कि आप JRF जैक्शन को फॉलो करिए,
कमेंट करिए और जो भी आपकी सूचनाएं हैं या भी जो भी आपकी क्वेरी है अपना कमेंट करके बताइए। सर उस पर काम करेंगे, आपको उसके बारे में जानकारी अवश्य देंगे। धन्यवाद।